Good evening, everyone. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो मंडे है एंड आज हम करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक इरेगुलरली हमने क्लासेस ली हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक का जो पोर्शन है एक एक दो दो लेक्चर्स ही हुए हैं। स्टैटिक में 2 लेक्चर्स हुए हैं जहाँ पर फर्स्ट लेक्चर में हमने जो इंडियाज़ एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम जो है उसकी थ्योरी डिस्कस करी थी एंड सैटरडे वाले लेक्चर में हमने उसके 30 एमसीक्यूज जो है डिस्कस करे थे। संडे को मॉर्निंग में 11 to 12 जो हमारी लाइव क्लास होनी थी मैंने वो भी नहीं ली। रीज़न बीइंग हमने इतना कुछ सब्सटैंशियल पोर्शन कवर करा नहीं था जिसकी रिवीजन की ज़रूरत हो। तो इस वीक से हम जो है इसको रेगुलरली जो है स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसेस को। सो मंडेज, वेंसडेज एंड फ्राइडेज करंट अफेयर्स, ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज आपका एमसीक्यूज जो है ट्यूसडेज, थर्सडे एंड सैटरडेज आपका स्टैटिक का पोर्शन जो रहेगा, ठीक है, ऑल्टरनेटली जो है रहेगा ये चीज़, राइट। एंड संडे को मॉर्निंग में 11 से 12 आपकी लाइव क्लास होगी जहाँ पर हम अपने एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस वीक का जो है रिविजन करेंगे बेसिकली। तो टू बिगिन विद द करंट अफेयर्स, पिछले 3-4 दिन के करंट अफेयर्स मैंने कंपाइल कर दिए। सुभाष चंद्र बोस जयंती 2025 जो कि हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है, इसको पराक्रम दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ बेसिकली जो बर्थडे है सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स है, उनका 2025 में उनकी 128th बर्थ एनिवर्सरी थी। और उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, चाहे वो इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन हो, चाहे जो है उनका जो सोशलिज्म की तरफ जो है, कम्युनिज्म की तरफ जो उनका झुकाव हो वो हो, या फिर उनका जो अनवेवरिंग स्पिरिट है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान वो रहे। तो 23 जनवरी को हर साल जो है हम पराक्रम दिवस जो है मनाते हैं एंड 2021 से जो है ये मनाना हमने स्टार्ट करा है। गवर्नमेंट ने इसको पराक्रम दिवस जो डिक्लेयर करा 2021 में, राइट। इंडियन नेशनल आर्मी का अगर आपको पता हो तो सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉर्मुलेट की थी। कहाँ पे करी थी? वेयर वॉज द इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड? उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ थे? और इंडियन नेशनल आर्मी की जो विमेन कंटिजेंट था उसका क्या नाम था, उसकी लीडर कौन थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़, यूनेस्को ने एंड माइटी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारी, और यूनेस्को का जो साउथ एशिया रीजनल ऑफिस है, उन्होंने इंडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक इनके बीच में जो है पार्टनरशिप साइन हुई है। एंड बेसिकली ये जो है IIIT बैंगलोर और नासकॉम का जो AI ऑफिस है रिस्पेक्टिवली वहाँ पे होल्ड किया गया था, ये जो टॉक रखी गई थी। एंड इट इज़ एम्ड टू क्राफ्ट इंडिया के स्पेसिफिक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसी रिपोर्ट। प्राइमरी गोल क्या है कि हम एक ऐसा एक्शनेबल प्लान लेकर आए सो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बहुत ही रिस्पॉन्सिबली और एक बहुत ही एथिकल तरीके से इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स के बीच में जो है उसमें इन्वॉल्व कर सके, राइट। इन्होंने AI रैम एक डायग्नोस्टिक टूल है जो एक कंट्री के AI लैंडस्केप को जो है मेजर करता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, लेजिस्लेशन कंपोनेंट्स की, स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है एंड उसकी बेसिस पर जो अपॉर्चुनिटीज़ बताता है कि किस में गवर्नमेंट्स इंगेज कर सकती हैं, किस तरह से रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बिल्ड किया जा सकता है, राइट। तो ये जो कंसल्टेशन है ये इंडिया का जो इंडिया AI मिशन है उसके साथ अलाइन करती है एंड ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा की फंडिंग जो है इस इंडिया AI मिशन की वो है, अगेन सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी और एथिकलिटी को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, मिनिस्टर पीयूष गोयल सेट्स टारगेट ऑफ 10,000 GI टैग्स। अगर आपको पता हो, पीयूष गोयल जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर है कॉमर्स के एंड इंडस्ट्री के, उन्होंने बेसिकली न्यू दिल्ली में एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन समागम हो रहा है, GI समागम, वहाँ पर डिक्लेयर किया कि भाई गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो ये है कि हम 10,000 GI टैग्स जो है 2030 तक अचीव कर ले, और इसके लिए गवर्नमेंट एक कमेटी बनाने वाली है, राइट। अभी उन्होंने बताया कि एट प्रेजेंट 605 GI टैग्स जो हैं इंडिया में है एंड उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम, बेसिकली GI टैग्स जो है IPR रेजीम के अंडर आते हैं, राइट। तो उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं एंड उन्होंने बताया कि जो नंबर ऑफ ऑथराइज यूजर्स है GI टैग्स के
वो बेसिकली 365 से 29,000 तक इंक्रीज कर चुके हैं, और जो पेटेंट्स ग्रांट किए गए हैं वो 6,000 से 1 लाख तक पहुंच चुके हैं पिछले 10 सालों में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो इकोसिस्टम है वो थ्राइव कर रहा है इंडिया में, राइट। एंड यूजर्स भी बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे जो पेटेंट्स हैं उनके नंबर भी बढ़ रहे हैं, एंड जीआई टैग्स तो बढ़ ही रहे हैं। जीआई टैग क्या है बेसिकली, इसको मैंने आपको बहुत दिनों से कह रही हूँ कि वी आर गोइंग टू कवर इट कॉम्प्रिहेंसिवली इन वन ऑफ द स्टैटिक लेक्चर्स एज वेल, बट फॉर द लेमैन जीआई टैग्स है कि हम बता रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस ज्योग्राफिकल लोकेशन से आ रहा है, एंड बिकॉज ये इस ज्योग्राफिकल लोकेशन से आ रहा है, ये यूनिक है, ये नॉवल है। यही प्रोडक्ट अगर किसी और एरिया से आएगा तो वो उतना यूनिक और उतना नॉवल है। ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी को बेसिकली जो है ये जीआई टैग्स जो है इंडिकेट करते हैं। बासमती अगर मैं कहूँ पश्मीना, तो कश्मीर का पश्मीना अलग है, बसोली का पश्मीना अलग है। अनारदाने की बात करें, रामबन का अनारदाना अलग है, और बाकी एरियाज में उग रहा अनारदाना जो है, ग्रो कर रहा अनारदाना अलग है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई कंज्यूमर तक जो है एक्चुअल प्रोडक्ट ही पहुंचे, रियल प्रोडक्ट पहुंचे। अगर मैं कश्मीर का पश्मीना बोल रहा हूं तो उसको कश्मीर का पश्मीना ही पहुंचे, उसको जो है रजौरी का पश्मीना ना पहुंचे, उसको जो है बसोली का पश्मीना ना पहुंचे। और अगर मैं बसोली का पश्मीना कहूं तो बसोली का पश्मीना ही पहुंचे, रजौरी, पुंछ, श्रीनगर, कश्मीर यहाँ वहां का पश्मीना ना पहुंचे, गलत चीज कंज्यूमर तक ना पहुंचे। तो टैग का मतलब ये है कि आप उसके को एक सर्टिफिकेट दे रहे हो, एक बैकिंग दे रहे हो कि हाँ ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, राइट। एंड इसी के तहत जो है बेसिकली आईपीआर इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फंड है, एएनआरएफ, जो पहले एसईआरबी था, एसईआरबी को रीनेम करके एएनआरएफ रखा गया। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो स्कीम था, ये सब जो है इसी उसमें लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें एफएसएसएआई जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और साथ में जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, उसके साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत है, सो दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट किया जा सके। तो ये जो जीआई समागम न्यू दिल्ली में हो रहा है, ये बेसिकली आपका जो डिपार्टमेंट है फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड, उन्होंने करवाया था, और वहां पर पीयूष गोयल ने ये सब बताया। गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इंक्रीज मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाय ₹315 फॉर रॉ जूट। गवर्नमेंट ने जो रॉ जूट है उसका जो मार्केटिंग सीजन आने वाला है 2025 से 26 के लिए, उन्होंने बताया है कि भाई ये जो है बेसिकली उन्होंने एमएसपी जो है ऑफ 5,650 रुपीज पर क्विंटल ऑफ रॉ जूट विल बी प्रोवाइडेड, विच इज 315 रुपीज मोर इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मार्केटिंग सीजन। ये भी पीयूष गोयल जी ने ही मीडिया इंटरेक्शन में बताया था। इससे 40 लाख फैमिलीज को जो है हेल्प मिलेगी, जो कि जूट कल्टीवेशन में, जूट की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। साथ ही साथ उन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन का भी रिव्यू बताया कि किस तरह से यूनियन कैबिनेट ने नेशनल हेल्थ मिशन की जो है ड्यूरेशन जो है बढ़ाई थी 5 साल के लिए, 2026 तक। 2021 में ड्यूरेशन बढ़ाई गई थी 5 साल के लिए, तो 2026 तक जाएगा। एंड किस तरह से प्रोग्रेस देखने को मिली है हमारे मेटर्नल और चाइल्ड हेल्थ में, डिजीज एलिमिनेशन में, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 3 सालों में। ऑलमोस्ट 12 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को एंगेज किया गया है 2021 से 2024 के बीच में। 220 करोड़ जो है कोविड-19 की वैक्सीन डोजेज जो है एडमिनिस्टर करी गई है नेशन वाइड। जो मेटर्नल मोर्टालिटी रेशियो है वो डिक्लाइन करा है 83%, 1990 के कंपैरिजन में 83% डिक्लाइन करा है, राइट। एंड विच इज हायर देन द ग्लोबल डिक्लाइन ऑफ 45%। ग्लोबली 1990 से वो 45% डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया इज लीडिंग, 83% डिक्लाइन देखने को मिला है। ट्यूबरकुलोसिस इंसिडेंस की बात करें तो 237 पर 1 लाख पॉपुलेशन इन 2015 से 195 पर आ गया है। तो पहले जहां पर 1 लाख लोगों में से 237 को टीबी होता था 2015 में, आज की 2023 की अगर बात की जाए तो सिर्फ 195 लोगों को पर लाख लोगों को जो है टीबी होता है। टीबी मोर्टालिटी रेट भी कम हुआ है इसी पीरियड में, 28 से 22 आया है। और इंडिया ने 97.98% कवरेज जो है मीजल्स और रुबेला वैक्सीन कैंपेन के तहत जो है अचीव कर ली है। बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स जैसे नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो है वो भी अंडरटेक किया गया है। तो न्यूट्रिशनल मिशन के साथ साथ हेल्थ मिशन भी लिए जा रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन में। तो ये जो था उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के हाईलाइट करे थे पीयूष गोयल ने। Belgium's ABINBEV to invest $250 million in India's food processing industry. ये अनाउंसमेंट जो है चिराग पासवान जो हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है उन्होंने बताया। तो ABINBev जो है बेसिकली एक बेवरेज कंपनी है, और उन्होंने बताया है कि इंडिया के वेरियस पार्ट्स में $250 मिलियन जो है इन्वेस्ट करेंगे
अगले 2 से 3 साल में। एंड कहीं ना कहीं इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, जहां पर हम जो है संपदा मिशन, जहां पर हम फ्रंट और बैक लिंकेजेस की बात करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की बात करते हैं, उसको प्रमोट करेगा। साथ ही साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दैट इन्वेस्टर्स जो है वो आए और इन्वेस्ट करें और उनको आसानी लगे इन्वेस्ट करने में। ठीक है, तो ये था याला ग्लेशियर इन नेपाल। याला ग्लेशियर जो है वो नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क में है, राइट। एंड फोकल पॉइंट रहा है ग्लेशियर्स की स्टडीज के लिए इन द रिसेंट डेकेड्स। एंड 1974 और 2021 के बीच में ये पाया गया कि ये ग्लेशियर्स 680 मीटर जो है रिट्रीट करा है और 36% रिडक्शन देखने को मिली है इसके एरिया में। इसका एलिवेशन भी डिक्लाइन करा है फ्रॉम 5170 मीटर्स टू 5750 मीटर्स इन 2011। याला ग्लेशियर एक इकलौता हिमालयन ग्लेशियर जो ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में जो इंक्लूड किया गया है, और ये लिस्ट जो है 2024 में लॉन्च की गई थी, जो ग्लेशियर्स को आइडेंटिफाई करती है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या जो ऑलरेडी डिसअपियर कर चुके हैं। अगर आपको पता हो ग्लेशियर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर्स बेसिकली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस होते हैं, जमी हुई बर्फ के बड़े बड़ा एरियाज होते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के लिए हमारे जो पेरिनियल रिवर्स हैं जो पूरे साल बहते हैं, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना हो, नॉर्थ इंडिया में इंडस हो, ये सारे जितने भी हमारे रिवर्स हैं वर्ल्ड ओवर जो पेरिनियल हैं, जो ग्लेशियर फेड है, रेन फेड नहीं है, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट पूरा साल इनमें पानी रहता है। क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर से इनका पानी आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए बात कर लीजिए, वाटर नीड्स के लिए, कमर्शियल या रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए बात कर लीजिए, पानी इंपॉर्टेंट है। और अगर ग्लेशियर से डिसअपियर कर रहे हैं तो पानी जो है ऑल ईयर राउंड कहाँ से आएगा? हिंदू कुश हिमालयन रीजन जो है वो बेसिकली ग्लेशियर्स पर ही डिपेंडेंट है, एंड इट इज वार्मिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द ग्लोबल एवरेज, जिससे वाटर सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है फॉर ऑलमोस्ट 240 मिलियन पीपल। सिर्फ इंडिया नहीं आता, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान है, सम पार्ट ऑफ चाइना को ये कवर करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे रीजन जो है हमारा साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जो है, कंट्रीज जो सादर्न एशियन कंट्रीज जो है वो इम्पैक्ट हो रही है इससे। यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है डेजिग्नेट कर दिया है, जो कि एम्फोसाइज करता है ग्लेशियर्स की इंपॉर्टेंस को, कि उनकी हाइड्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल और क्लाइमेट सर्विसेज के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। एडिशनली 2025 में मार्च 21 को वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर्स की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा एनुअली। और इंडिया ने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम NMSHE जो है लॉन्च करा था, एंड एस्टैब्लिश द इनकॉई Indian National Center for Ocean Information Service to monitor glacier related events and issue GLOF events। GLOF क्या है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, जो अभी देखने को हमें मिले थे, राइट। उत्तराखंड में जो एक अभी ग्लेशियर लेक जो है जहां से जिसका बैरियर टूटा था, जिसने ब्रीच किया था, और इसके अंदर फ्लड्स देखने को मिले थे। तो इनक्वाइज को बनाया गया है NMSHE के अंदर टू मॉनिटर ग्लेशियर रिलेटेड इवेंट्स एंड टू इशू GLOF अलर्ट्स। तो याला ग्लेशियर से रिलेटेड ये था। गुजरात टू होस्ट फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस। हम जानते हैं कि इंडिया एस्पायर कर रहा है कि 2036 के ओलंपिक्स जो है वो इंडिया में हो, इंडिया उसको होस्ट करे। एंड एक्सक्यूज मी इसी के चलते इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और के एक्सपर्ट्स और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स फील्ड एंड फ्रॉम अदर फील्ड्स, उन्होंने एक 4 दिन का एक ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो है गुजरात में ऑर्गेनाइज करवाई। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज कराई गई। एंड यहाँ पर इस इवेंट में की नोट सेशंस होंगे, डिस्कशंस होंगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी क्रिटिकल एस्पेक्ट पे कि किस तरह से जो है हम अपनी कैपेसिटी को ऑगमेंट कर सकते हैं, सो दैट हम ओलंपिक्स को जो है अपना जो ड्रीम है ओलंपिक्स होस्ट करने का 2036 में उसको अचीव कर सके, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और एक ग्लोबली कंपेटिटिव तरीके से, राइट। तो 2036 विजन पाथवे टू बिकम एन ओलंपिक होस्ट। This highlights India's journey and readiness to host the Olympics. Global best practices and comparative analysis in Olympic city selection and urban legacy. तो जो Olympic host cities है उनसे सीखना कि क्या best practices रही हैं और किस तरह से एक city को जो है अडेप्ट किया जा सकता है Olympics होल्ड करने के लिए। फाइनेंसिंग द फ्यूचर, किस तरह से इकोनॉमिक मॉडल्स को जो हम हार्नेस कर सकते हैं ताकि हम इंडिया में ओलंपिक्स होस्ट कर सके। ग्रीनिंग द गेम्स, किस तरह से सस्टेनेबिलिटी को जो है ओलंपिक प्लान में लेकर आ सकते हैं। एंड द रोड टू 2036, किस तरह से जेंडर इक्विटी और इंक्लूसिवनेस को जो है प्रमोट किया जा सकता है, डाइवर्सिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करने के लिए।
राइट। संजय बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम, ये बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च करा जनवरी 24 2025 को। ये जो बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है, ये इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को जो है एनहांस करने के लिए है, और एक ग्राउंड और एयर बेस्ड बैटलफील्ड सेंसर्स को इंटीग्रेट करता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस पिक्चर हमें देता है। तो आत्मनिर्भरता के फील्ड में, जहां पे हम कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, स्पेशली डिफेंस कैपेबिलिटीज में, एक बहुत बड़ा स्टेप है। ओवरव्यू की अगर बात की जाए, एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो अलग अलग बैटलफील्ड सेंसर्स से, जो कि ग्राउंड बेस्ड हो सकते हैं या हवा में हो सकते हैं, एरियल हो सकते हैं, वहां से इनपुट्स लेता है और एक बड़ी ही अच्छी ऑटोमेटेड पिक्चर देता है, कंप्लीट पिक्चर देता है। एक्यूरेट है, डुप्लीकेशन को प्रिवेंट करता है, और एक कॉमन सर्वेलेंस पिक्चर देता है डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेस से मर्ज करके। राइट। एक आर्मी डेटा नेटवर्क, जो सिक्योर आर्मी डेटा नेटवर्क बनाया गया है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया गया है, उसके ऊपर ये ऑपरेट करता है। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स है, एडवांस एनालिटिकल कैपेसिटी है, वास्ट लैंड बॉर्डर्स को मॉनिटर कर सकता है, हाई एक्यूरेसी के साथ मॉनिटर कर सकता है, एंड ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है हमारे इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनाइजेंस ऑपरेशंस में। तो संजय, राइट, बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम। इसरो's 100th लॉन्च 29 जनवरी 2025 को जीएसएलवी जो है हमारा लॉन्च व्हीकल, उसका F-15 मिशन होल्ड कराया जाएगा, जिसके थ्रू NVS-02 सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ये मिशन बेसिकली जो नाविक है, इंडियाज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, उसको प्रमोट करेगा। रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है इंडिया का, तो उसी के तहत ये लॉन्च है। नाविक का अगर ओवरव्यू लिया जाए तो इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, पोजिशन, वेलोसिटी एंड टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, PVT सर्विसेज। 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडिया तक ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। दो सर्विस टाइप्स है, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस सबको अवेलेबल है, रिस्ट्रिक्टेड सर्विस सिर्फ आपकी डिफेंस एंड सिक्योरिटी जो आपकी एजेंसीज या गवर्नमेंटल एजेंसीज है उनको अवेलेबल है। एंड एक्यूरेसी, पोजिशन एक्यूरेसी के लिए इसकी पोजिशन एक्यूरेसी बेटर देन 20 मीटर्स है और टाइमिंग एक्यूरेसी बेटर देन 50 नैनो सेकेंड्स है। और अगर SPS सिग्नल्स की बात की जाए, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस की सिग्नल्स की बात की जाए, तो दे वर्क वेल विद अदर ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, जैसे कि अमेरिका का GPS है, यूरोप का ग्लोनास है, गैलीलियो है और बीडू है। बीडू आपका चाइना का है बेसिकली, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ GSLV F-15, ये क्रूशियल है, लॉन्च व्हीकल है फॉर लॉन्चिंग डिप्लॉइंग द NVS-02 सैटेलाइट विच इज द पार्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन ऑफ नाविक सैटेलाइट्स। ये आपकी जो ओल्डर सैटेलाइट्स है, आपकी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, उसको रिप्लेस करने की बात करता है, एंड अप्रोक्सीमेटली 19 मिनट्स का मिशन होगा। NVS सैटेलाइट की बात की जाए तो लिफ्ट ऑफ मास इसका ऑलमोस्ट 2000 किलो से ज्यादा है। इसमें एडवांस एटॉमिक क्लॉक्स लगाई गई हैं, एक स्टैंडर्ड I2 के बस प्लेटफॉर्म इसको ऑपरेट करता है। इसकी पोजीशन जो है वो बताई गई है, ये IRN SS-1E को रिप्लेस करेगा, एंड साथ ही साथ इसमें नेविगेशन प्लेलोड्स एंड मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसरो का 100th लॉन्च होगा ये। नीति आयोग ने स्टेट्स की जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है 2025 का, वो रिलीज कर दिया है। ये एक एनुअल पब्लिकेशन है जो कि इंडिया की जो स्टेट्स है उनकी फिजिकल हेल्थ, उनका एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इन सब चीज़ों को जो है मैप करती है, सो दैट डेटा ड्रिवन इनसाइट्स हम दे सके बेटर पॉलिसी के लिए, राइट। तो 18 मेजर स्टेट्स को 5 सब इंडेक्सेस पर जो है मैप किया गया है। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू किस तरह से मोबिलाइज कर रहे हैं, फिजिकल प्रूडेंस क्या है, किस तरह से जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम खर्चा हो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट हो, डेट का इंडेक्स क्या है, डेट सस्टेनेबिलिटी क्या है, और इस बेसिस पर हर स्टेट को एक कॉम्पोजिट फिजिकल इंडेक्स की बेसिस पर रैंक किया जाता है। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात की जाए तो ओडिशा लीड कर रहा है, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड गोवा। एंड इनकी स्ट्रॉन्ग फिजिकल हेल्थ है क्योंकि ये इफेक्टिव रेवेन्यू मोबिलाइजेशन और प्रूडेंट एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करते हैं, एंड बेंचमार्क है फॉर अदर्स टू फॉलो। कुछ स्टेट्स हैं जिनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिसमें झारखंड है, कर्नाटका है, राइट। तो ये जो डिस्पैरिटीज है ये दिखाती है कि किस तरह से हमें टारगेटेड रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमें वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच की जरूरत नहीं है, हमें हर स्टेट के लिए एक अलग प्लान बनाना पड़ेगा ताकि स्पेसिफिक फिजिकल चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस पायलट, ये RBI ने लॉन्च करा था सो दैट लेंडिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इसका पायलट प्रोजेक्ट 2023 अगस्त में लॉन्च किया गया था, एंड तब से लेकर अब तक इन्होंने ऑलमोस्ट 38,000 करोड़ की डिसबर्समेंट करी है, पैसा निकाला है, एंड ऑलमोस्ट 7.5 लाख लोन्स जो है अप्रूव करे हैं।
तो क्रेडिट डिलीवरी हम किस तरह से रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लेंडर्स को जो है कनेक्ट कर रहे हैं डाइवर्स डेटा के लिए एक ही इंटरफेस पर। तो यूएलआई क्या है? एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है ताकि सीमलेस एक्सेस हमें मिल सके डिजिटाइज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के लिए। ये लेंडर्स को मल्टीपल डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ लिंक करता है एक स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ। तो एक ही इंटरफेस पे जाने की जरूरत है, जो लेंड करने वाला है उसको एक ही इंटरफेस पे चेक करना है कि भाई जिसको मैं लेंड करने वाला हूँ क्या वो क्रेडिबल है, उसका क्या फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा है, क्या इसको दिया जा सकता है, क्या ये अकाउंटेबल है, क्या ये टाइमली रीपे करेगा, किस पर्पज के लिए यूज करेगा, तो सब कुछ। तो ये एक प्लग एंड प्ले अप्रोच है जिससे क्रेडिट अंडर राइटिंग का प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाई होता है सो दैट बोरोवर्स बहुत आसानी से लोन्स ले सके और लेंडर्स बहुत आसानी से उन लोन्स को मॉनिटर कर सके, राइट। मध्य प्रदेश ने लिकर बैन इम्पोज करा है रिलीजियस टाउन्स में। ऑलमोस्ट 17 रिलीजियस टाउन्स में जो है ये लिकर बैन जो है, शराब के ऊपर बैन जो है लागू कर दिया गया है। ये चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने अनाउंस करा है और ये अनाउंसमेंट आई थी अहिल्याबाई होलकर जो मराठा रूलर है उनकी 300th बर्थ एनिवर्सरी पर। तो इन टाउन्स में उज्जैन, ओरछा, महेश्वर ये सारे आते हैं। एंड जो लॉन्ग स्टैंडर्ड कंसर्न्स है लोगों के कि अल्कोहल कंजप्शन होली एरियाज में हो रही है वाइल नेविगेटिंग जो कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप है स्टेट का, उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया गया है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 15% स्टेट की इनकम जो है लिकर सेल से आती है मध्य प्रदेश की। एंड 2023 में ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ 13,500 करोड़ का जो है रेवेन्यू कमाया था, एक्साइज जो है कमाया था लिकर सेल से। तो वेलफेयर स्कीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, बट अगेन जब आप बैन कर रहे हो तो रेवेन्यू नहीं आएगा। तो प्रोहिबिशन मेजर्स जो फाइनेंशियल रिलायंस है कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट कर रहा है उस चीज को। पहले भी जो है ये एक रेकरिंग थीम रह चुके हैं मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह ने जो है अटेम्प्ट किया था कि लिकर शॉप्स को शिफ्ट किया जाए कम्युनिटी कंसेंट के ऊपर बेस करके, लेकिन इन्फोर्समेंट खराब थी, इस वजह से जो है आपकी इलिसिट लिकर प्रोडक्शन जो है उसको प्रमोट किया गया। उसके बाद सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स आए, उमा भारती ने कोशिश की, शिवराज सिंह चौहान ने कोशिश की, बट अगेन बहुत सारे उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो अब देखते हैं कि मोहन यादव जी का ये जो डिसीजन है ये क्या रंग लाता है। आईएनएस सर्वेक्षक कंप्लीट हाइड्रोग्राफिक सर्वे इन मॉरिशस। ये ऑलमोस्ट 25,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स के ऊपर सर्वे कंडक्ट कराया गया था। एंड फॉर्मल हैंडओवर जो सर्वे का रिजल्ट के थे वो 23 जनवरी को किए गए। जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया है मॉरिशस में अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने ये जो है नॉटिकल चार्ट्स प्रेसिडेंट धर्मवीर गुखूल जो मॉरिशस के प्रेसिडेंट है उनको दिया। मॉरिशस और इंडिया की मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था ये। सर्वेक्षक की अगर कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें एडवांस हाइड्रोग्राफिक सर्वे टूल्स जो है लगाए गए हैं, सोनार सिस्टम्स और वेरियस सर्वे बोट्स हैं। इसमें एक हेलीकॉप्टर और एक बोफोर्स 40 मिलीमीटर की गन भी है। एंड इसकी वर्सेटैलिटी जो है इसको मैरीटाइम सर्विस और सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है मॉरिशस के मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने के लिए कंडक्ट करवाया गया था। और जो न्यूली क्रिएटेड नॉटिकल चार्ट्स हैं वो रिसोर्स मैनेजमेंट और कोस्टल डेवलपमेंट प्लानिंग में असिस्ट करेंगे। एंड इंडिया का जो सागर इनिशिएटिव है जो रीजनल सिक्योरिटी और ग्रोथ की बात करता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अनयूज्ड सेस फंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन इंडिया। अगर आपको बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट जो कि 1996 में आया था उसका बैकग्राउंड का पता हो तो उसका प्राइमरी पर्पस था कि भाई जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं उनको रेगुलेट करना है और जो आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनका जो वेलफेयर है वो प्रमोट करना है। तो ये जो एक्ट है BOCW एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, इससे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड्स बनाए गए स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा सो दैट वो वेलफेयर मेजर्स को ओवरसी कर सके। और इसी एक्ट के अंदर वेलफेयर बोर्ड्स को ऑथराइज किया गया था इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर बोर्ड्स को कि वो एक सेस लीवाई कर सके एम्प्लॉयर्स के ऊपर विच रेंज फ्रॉम 1 to 2% टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के का 1 to 2%। और कलेक्टेड फंड्स जो है उनको वेरियस वेलफेयर इनिशिएटिव्स के लिए यूज करना था। लेकिन अगर करंटली देखा जाए 2005 की अगर बात की जाए, 2005 में एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था तो ऑलमोस्ट 117,507.22 करोड़ जो है सेस की तरह कलेक्ट किया गया है, लेकिन सिर्फ इसमें से 67,669 करोड़ जो है वर्कर्स को एलोकेट किया गया है। अभी भी ऑलमोस्ट 71 करोड़ अनयूटिलाइज्ड है और ये अंडर यूटिलाइजेशन जो है जो इंटेंडेड वेलफेयर सपोर्ट की हम बात करते हैं उसमें गैप को दर्शाता है।
तो इसको जो है देखने की और इस पे चर्चा करने की जरूरत है। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो 160 मेंबर का मार्चिंग कंटिंजेंट, 190 बैंड कंटिंजेंट मेंबर का बैंड कंटिंजेंट फ्रॉम इंडोनेशिया, उसने जो है पार्ट लिया हमारी रिपब्लिक डे परेड में। ये हमारी रिपब्लिक डे परेड का थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, राइट। 31 टैब्लू जो है फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राई सर्विसेज टैब्लू पार्टिसिपेटेड ऑन कर्तव्य पथ। हरियाणा का टैब्लू उन्होंने भगवत गीता को शो केस किया। उत्तर प्रदेश के टैब्लू में महाकुंभ था। इवेंट में जो कंक्लूड किया गया 47 एयरक्राफ्ट के फ्लाई पास से, एंड एक ब्रेथ टेकिंग एयर शो था। रफेल था, SU-30 था, जैगुआर था, C-130 था, डॉर्नियर 228, AN-32 एयरक्राफ्ट, अपाचे MI-17 हेलीकॉप्टर्स, सुपर्णा साइका, अनुपम मिश्रा और आकाशवाणी न्यूज दिल्ली, इन सब ने जो है इसको कनेक्ट करवाया। To honor the contributions in nation and society building, special guests from different walks of life were invited and 10,000 special guests in 34 categories were invited. तो ये जो चार्ट है ये दिखा रहा है कि डिफरेंट जो थोड़ी बहुत स्टेट्स थी उनके टैब्लू जो है उनकी क्या थीम्स थी। गोवा का था कल्चरल हेरिटेज ऑफ गोवा, उत्तराखंड था कल्चरल हेरिटेज एंड एडवेंचर स्पॉट्स, हरियाणा भागवत गीता अगेन, झारखंड स्वर्णिम झारखंड लेगेसी ऑफ हेरिटेज एंड प्रोग्रेस, गुजरात स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, आंध्र प्रदेश एटिकोपा बॉम्बल्लू इको फ्रेंडली वुडन टॉयज, पंजाब का था पंजाब एज अ लैंड ऑफ नॉलेज एंड विजडम, यूपी महाकुंभ बताया मैंने आपको, बिहार स्वर्णिम भारत विरासत और विकास नालंदा विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का था मध्य प्रदेश ग्लोरी कूनो नेशनल पार्क द लैंड ऑफ चीतास, त्रिपुरा का था एटर्नल रेवरेंस, कर्नाटका लाकुंडी था। तो ऐसे ही वेस्ट बंगाल चंडीगढ़ दिल्ली दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव का था, राइट। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। पद्मा अवार्ड्स, प्रेसिडेंट साहिबा ने जो है 139 पद्मा अवार्ड्स की कंफर्मेंट अप्रूव करी है, कंफर्मेंट 2025 के लिए, जिसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, 113 पद्मश्री हैं, 23 अवार्डीज विमेन है, एंड उसमें 10% ऐसे भी हैं जो फॉरेनर्स, NRI, PIO और OCI कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 13 पॉस्थुमस अवार्डीज हैं जिनकी ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है, बट उनको उनकी मृत्यु के बाद जो है अवार्ड दिया जा रहा है। MT Vasudevan Nair, former chairman of Suzuki Motor Corporation, Osamu Suzuki, and singer Sharda Sinha have been awarded the Padma Vibhushan posthumously. पंकज उधास को, इकोनॉमिस्ट विवेक देव रॉय को, उनको पद्म भूषण मिला है पॉस्थुमसली। हॉकी प्लेयर प्रिया श्रीजेश को जो है पद्म भूषण मिला है। क्रिकेटर R अश्विन और फुटबॉल प्लेयर IM विजयन को जो है पद्मश्री मिला है। पद्म विभूषण जो है वो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर सबमर्सिबल, इंडिया जो है उनका फर्स्ट ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर सबमर्सिबल उसको डिप्लॉय करने के लिए तैयार है। इट इज पार्ट ऑफ द डीप ओशन मिशन, एंड जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जो जम्मू के ही हैं, जम्मू एंड कश्मीर के ही हैं, उन्होंने कहा है सबमर्सिबल इट हैज बीन डिजाइन फॉर अ डेप्थ ऑफ अप टू 500 मीटर्स, विल लॉन्च दिस ईयर, एंड इसकी रीच जो है 6000 मीटर्स तक एक्सटेंड कर दी जाएगी अगले साल तक, राइट। ये बेसिकली स्टीयरिंग कमेटी की मिशन है आपका डीप ओशन मिशन की स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में अनाउंसमेंट की गई। एंड डीप ओशन मिशन का क्या एम है कि हम अंडर वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सके, हम डीप सी इकोसिस्टम्स को स्टडी कर सके और इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट कर सके, राइट। एंड सस्टेनेबल फिशरीज और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को भी प्रमोट करेगा और साइंटिफिक कम्युनिटी और इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर सबमर्सिबल, इट इज रेडी टू बी डिप्लॉयड दिस ईयर। अनुजा बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी ऑफ ऑस्कर्स, इंडिया की जो शॉर्ट फिल्म है अनुजा, उसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में एक नॉमिनेशन मिला है लाइव एक्शन कैटेगरी में ऑस्कर्स 2025 के लिए। इसको डायरेक्ट किया गया एडम जे ग्रेव्स और सुचित्रा मताई ने। फिल्म को बैक किया गया है 2 टाइम अकेडमी अवार्ड विनर गुनीत मोंगा ने एंड प्रियंका चोपड़ा एंड मिंडी कैलिंग ने। अनुजा जो है बेसिकली जो अनुजा की जो कहानी है बेसिकली एक 9 साल की लड़की की है जो अपनी बहन पलक के साथ जो है एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को फेस करती है, जो उनके बॉन्ड को भी टेस्ट करता है और लड़कियों की जो स्ट्रगल्स है वर्ल्ड वाइड उनको भी मिरर करता है। बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है एंड विमेन रिलेशनशिप्स के ऊपर है। बाकी शॉर्ट फिल्म्स जो है फाइनल नॉमिनेशंस में जो है वो है एलियन, द लास्ट स्ट्रेंजर, आई एम नॉट अ रोबोट एंड द मैन हु कुड नॉट रिमेन साइलेंट। USAID जो एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, उन्होंने बांग्लादेश को जितनी भी अपनी असिस्टेंस है वो सस्पेंड कर दी गई है
राइट। एंड बेसिकली यूएस डोनर एजेंसी ने कहा है कि आप स्टॉप करेंगे, सीज करेंगे और सस्पेंड करेंगे कोई भी काम बांग्लादेश में जो कॉन्ट्रैक्ट्स पे चल रहा है, वर्क ऑर्डर्स पे चल रहा है, ग्रांट्स पे चल रहा है, कोऑपरेटिव अग्रीमेंट्स पे चल रहा है, किसी और एक्विजिशन पे चल रहा है। ये सडन डिसीजन जो लाया गया है ट्रंप जी के आने के बाद, वो एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है। एंड यूएस ने वर्चुअली सारी फॉरेन एड जो है फ्रीज कर दी है, एक्सेप्ट जो इमरजेंसी फूड एंड मिलिट्री फंडिंग इसराइल और इजिप्ट को जारी है उसके अलावा। ये एक्शन जो है बेसिकली ट्रंप का जो रीवैल्यूएशन रीअलाइनमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन एड है, ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी के तहत उसके साथ रीअलाइन किया जा रहा है। एंड बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस होंगी, बिकॉज फूड सिक्योरिटी और हेल्थ प्रोग्राम सफ़र करेंगे, और बहुत सारी जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूएस एड देखता है बांग्लादेश में, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू रोहिंग्यास, वो भी इम्पैक्ट होगी। एंड द लास्ट न्यूज फॉर टुडे, कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका टाइटल है सन स्पेस वेदर एंड सोलर स्टेलर कनेक्शंस, बेंगलुरु में होल्ड की गई टू कमेमोरेट द 125th एनिवर्सरी ऑफ द कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। ये आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। एंड ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा जो है सोलर फिजिसिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए। 1899 में केएसओ का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, एंड सोलर एस्ट्रोफिजिक्स को प्रमोट करने में केएसओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फोटोग्राफिक इमेजेस हो या सोलर फिनोमिना जैसे सन स्पॉट, सोलर फ्लैश, कोरोनल मास इजेक्शंस के ऊपर जो है इनकी ऑब्जर्वेशंस हो। तो ऑब्जर्वेटरी की जो लोकेशन बहुत यूनिक है, एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट इस ऑब्जर्वेटरी में है। तो हमारे सन के बिहेवियर को और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ पर, उसको स्टडी करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट हैज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल्स इन डिजाइनिंग आदित्य L1 मिशन थ्रू विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जैसे नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप प्रपोज इन लद्दाख, उसके लिए भी जो है बहुत डिस्कशन की गई इस कॉन्फ्रेंस में। केएसओ की डिजिटाइजेशन, जो हिस्टोरिक रिकॉर्ड है उसकी डिजिटाइजेशन की भी बात की गई। तो Kodaikanal Solar Observatory. That is all for today. Thank you for joining with us. I will see you all tomorrow. तब तक के लिए do not forget to like, comment and share this video as much as you can with your near and dear ones, friends के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज में जो है कंडक्ट करवाएं, आगे पढ़ाएं, आप वो भी लिख सकते हैं। कोई क्वेरी है आप वो भी लिख सकते हैं। अदरवाइज हमारे हर मंडे को फ्रेश बैचेस स्टार्ट होते हैं। हर तरह की जो कोचिंग है, हर तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे इंस्टीट्यूट में करवाई जाती है। फ्री डेमो क्लासेस भी है, स्टडी मटेरियल भी दी जाता है। हर हफ्ते वीएसटी एक कंडक्ट करवाया, ओएमआर बेस्ड वीएसटी कंडक्ट करवाया जाता है। 1-on-1 डाउट सेशंस भी रहते हैं, राइट। एंड नीचे दिए गए एड्रेस पे आप विजिट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरीज लेने के लिए। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू स्टे एट द टॉप ऑफ योर गेम। कोई भी वीडियो आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है, आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज स्प्रेड द वर्ड। ये इनिशिएटिव से जितना बेनिफिट आप ले सकते हैं लीजिए। अभी रिसेंटली जो आपका कांस्टेबल का पेपर हुआ था, जेकेपी कांस्टेबल का, इसी इनिशिएटिव से ऑलमोस्ट 12 to 13 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। शॉर्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस जो मैंने पढ़ाए हैं वो पूछे गए थे। तो अगर आप इसके साथ कंसिस्टेंट रहते हैं, रोज का आधा घंटा भी अगर इसको दे देते हैं, तो आई थिंक तैयारी बहुत बढ़िया से हो जाएगी, चाहे वो स्टैटिक की हो चाहे वो करंट की हो, राइट। So thank you very much. I will see you all tomorrow. Till then, take care and happy learning. Bye bye.